वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आपको सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 10 के लिए गणित का जो पिछले साल का 2020 का बोर्ड का पेपर रहा उसको हल कर रहे थे। सेट नंबर 1 चल रहा है 822 MV और इस सेट में हम 6 क्वेश्चन तक कर चुके थे। अभी हम करने वाले हैं 7th नंबर क्वेश्चन रहा, जो कि होने वाला है 2 खंडों वाला, यानी कि पहले खंड में 2 क्वेश्चन, दूसरे खंड में 2 क्वेश्चन, और हमको करना है केवल पहले खंड में 1 क्वेश्चन, दूसरे खंड में केवल 1 क्वेश्चन, और मैं यहाँ पे बताऊँगा आपको सभी क्वेश्चन को। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं। मैं बताना शुरू करता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे लगने वाले हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है पहले 7वें का क नंबर, उसमें का भी अथवा वाला हिस्सा से पहले मतलब एक हिस्सा हम वो वाला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं युगपत समीकरणों के युग में, यहाँ पे समीकरण युग में दिखाई दे रहे हैं, ग्राफी विधि से हल कीजिए तथा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो इन रेखाओं तथा रेखाएं अक्ष के साथ बनाती हैं। तो ऐसा करके ये आपका क्वेश्चन रहने वाला है, और ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा चलने वाला है, काफ़ी अच्छे तरीके से चलने वाला है। तो आई थिंक कि मुझे यहाँ पे रफली बहुत जल्दी बताना चाहिए। ये हमने लिख लिया इन दोनों समीकरणों को, और इन समीकरणों को अब थोड़ा सा हल करना शुरू करेंगे। पहला वाला समीकरण दिखाई दे रहा है, दूसरा वाला समीकरण दिखाई दे रहा है। यहाँ पे समीकरण 1 से शुरुआत करेंगे, जहाँ पे हमको मिल जाएगा y बराबर -12 को उधर भेजेंगे तो +12 हो जाएगा, -12 उधर जाने के बाद +12 है, और 3x उधर जाने के बाद -3x हो जाएगा। अब यहाँ पे x की अलग अलग वैल्यूज़ रखी जाएंगी। ग्राफी फिर से हल करने के लिए हमको इसको ग्राफ में ही दर्शाना होगा। x की अलग अलग वैल्यूज़ रखे जाएंगी, y की अलग अलग वैल्यूज़ मिलेंगी। जैसे x बराबर हम 1 रखेंगे तो 3 का नाम 3, 12 में से 3 गया तो मिल जाएगा हमें 9, और ऐसे ही 2 रखेंगे तो 3 दूनी ये 6 हो जाएगा, 12 में से 6 घटाने पर 6 हो जाएगा, और 3 रखने पर 3 त्रिकाना हो जाएगा, 12 में से 9 घटाने पर हो जाएगा 3, और 4 रखने पर 3 चौके 12 हो जाएगा, और 0 मिल जाएगा हमको y बराबर। तो ये था पहले समीकरण के लिए हल, और इसको आप थोड़ा सा अच्छे से लिख पाएंगे। पहले बात तो लिखेंगे ऊपर समीकरण 1 से ये बन जाएगा। ये बन जाने के बाद वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा x बराबर 1 पर y बराबर 12 गुणते 3, 12 माइनस 3 गुणते 1, 12 माइनस 3, ठीक है, बराबर आपको 9 करना होगा। तो ऐसा करके आप निकाल लेंगे पूरा लिख करके। अब हम यहाँ पे बात करेंगे समीकरण नंबर 2 की। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से, और समीकरण 2 में क्या दिखाई दे रहा है, x -3y बराबर +6 बराबर 0 है। तो x को यहीं पे रहने देते हैं, बाकी सबको उधर भेज देते हैं। तो x को हमने यहीं पे रहने दिया, 3y उधर जाने के बाद +3y, और +6 उधर जाने के बाद -6 हो गया। तो ऐसा कुछ हमको मिल गया है, और यहाँ पे हम चीज़ों को जल्दी निकालेंगे, देखेंगे क्या कर सकते हैं। यहाँ पे x और y रखते हैं। अब यहाँ पे y दिखाई दे रहा था, हम यहाँ पे y की अलग अलग वैल्यू रखेंगे। जैसे कि y बराबर 1 रखेंगे तो 3 का नाम 3 हो जाएगा, 3 में से 6 घटाने पर -3 हो जाएगा। ऐसे ही y बराबर 2 रखेंगे, 3 दूनी 6, 6 में से 6 क्या 0 हो जाएगा। 3 रखने पर y बराबर 3 रखने पर 3 3 9, 9 में से 6 घटाएंगे 3 बच जाएगा, और 4 रखने पर 4 3 12, 12 में से 6 घटाने पर 6 हो जाएगा। तो ऐसा करके आपको समीकरण 2 से ये प्राप्त हो चुका है। अब आ जाती है कार्तीय तल की बारी। कार्तीय तल को और अच्छे से दिखाया जाएगा। ये एक साफ पेज में, अलग पेज से में लिखना होगा, और 1-1 सेंटीमीटर पे आप यहाँ से 1 सेंटीमीटर दूरी ऐसे दूरी कर के आप निशान बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने निशान बना लिए हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6 जाने वाले हैं, और अधिकतम नंबर यहाँ पे हमारे पास x में कितना है, केवल 6 है। तो हम यहाँ पे अधिकतम नंबर 7 तक पहुँच जाते हैं, और y में जो वैल्यूज़ मिली है हमको अधिकतम 9 भी मिली है। तो y में प्लस की ओर ही 9 तक जाना चाहिए। तो थोड़ा सा इसको ऊपर बढ़ा लेते हैं। इधर 1 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा, यहाँ पे ये 4 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया, और यहाँ पे हमने 10 को रिप्रेजेंट कर दिया है। अब हमको पहले वाले के लिए यहाँ पे इसके A B C D मान लेना होगा। इसको नाम P Q R और S मान लेना चाहिए। अब यहाँ पे इन चीज़ों को रखना है और देखना है कि कौन सा उत्तर हमारे लिए होगा। जैसे x पे 1 है, y पे 9 है, तो हम x पे 1 y पे 9 जाते हैं। यहाँ पे करीब हो जाता है अपना A बिंदु,
और 2 6 है, 2 पर 6 यानी कि यहाँ पे करीब जाएगा ये बी बिंदु हो जाएगा, 3 पे 3 यानी कि यहाँ पे करीब हो जाएगा सी, और 4 पे 0 यहाँ पे हो जाएगा डी। और अगर आप इसे पटरी से मिलाएंगे तो ये साफ़ सुथरा जाना चाहिए। चूँकि ये मेरा ख़राब हो गया है तो बात की बात अलग रखते हैं, वो तो ख़राब हो ही गया है क्योंकि हाथ से खींचना गलत होता ही है। अब यहाँ पे दूसरे वाले पी क्यू आर एस को दिखाएंगे तो P बराबर है x बराबर -3, y बराबर 1, x पे -3, 1 2 3 और y पे 1 यानी कि यहाँ पे कहीं हो जाएगा P। 0 पर 2 है, 0 पर 2 है यानी कि Q, और 3 पर 3 है, 3 पर 3 है तो ये हो गया क्या R, और आगे है 6 पर 4 तो यहाँ पे कहीं ये जा रहा है। और अगर आप इसको मिलाते हैं तो ये कुछ ऐसा मिलता है, और यहाँ पे ये R हो गया, ये S हो गया। आपने यहाँ पे देखा 3 3 दोनों में मिल रहा था, ये 3 3 पर एक दूसरे को काटते हैं। अतः समीकरणों का हल, ठीक है, समीकरणों का हल x बराबर 3 y बराबर 3 है। अब इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है कि यहाँ पे जो x अक्ष के साथ में ये क्षेत्रफल बनता है वो क्या होगा। तो त्रिभुज कौन सा बन जाता है, यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं एक बिंदु, ये पी क्यू आर एस हो गया था, इसको हम ले लेते हैं T, और यहाँ पे D तो है ही, यहाँ पे R है। तो हमारा जो त्रिभुज बनता है वो TDR बनता है, जहाँ पे T के निर्देशांक अगर हम खोजेंगे तो आई थिंक ये यहीं पे जा रहा है, 1 2 3 हो रहा है, उसके बाद 4 होना चाहिए संभवतः। यहाँ पे हमने यहाँ पे इसको कितने पे निशान लगाया था, P को हमने लगाया था -3 पे, तो यहाँ पे 1 2, यहाँ पे ये -3 पे लगाया था, और ये लगभग 4 या 5 के करीब जाएगा। तो कितने खाने पे ये लग रहा है, तो अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें तो 6 पे जाएगा, ठीक है, -6 पे। तो T के निर्देशांक हो जाएंगे -6, 0। आप अगर आपने सही बनाया है तो ये परफेक्टली 6 पे ही जाएगा। चूँकि ये मैंने गलत बनाया है, बहुत ज़्यादा गलत हाथ से बनाया है, तो इस वजह से एक बड़ा मिस्टेक वाला हो गया है। और D की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 4, 0 है, 4, 0 है, और R की वैल्यू आपकी 3, तो थी ही। अब यहाँ पे इसके क्षेत्रफल की बात करनी है तो हमको आधार की लंबाई पता होनी चाहिए। आधार की लंबाई के लिए आप 4 आगे जा रहे हैं तो कितने पीछे जा रहे हैं, 6 पीछे जा रहे हैं। तो आधार आपका कितना बन जा रहा है, आधार आपका बन जा रहा है 10। और ऊंचाई की अगर आप बात कर लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक यही डायरेक्ट ऊंचाई है आपकी, लंबवत ऊंचाई, जिसको आप 3 कहते हैं, ठीक है। ऊंचाई आपकी कितनी है, वो है 3। तो यहाँ पे इतना आधार और ऊंचाई हो गया। क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो क्षेत्रफल जो होता है वो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है। तो हमने लिख लिया, यहाँ पे काटेंगे, ये 5 हो जाएगा, 5 तिहाई 15, और ये वर्ग इकाई हो जाएगा, इकाई स्क्वायर। ये जो मिलता है ये हमारा क्षेत्रफल हो गया है। तो इस प्रकार से आपको उत्तर मिल गया है। यहाँ पे शीर्षों के निर्देशांक भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो शीर्षों के निर्देशांक आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में बस इतना सा, x अक्ष के साथ कैसे क्षेत्रफल बना रहा है ये बन चुका है। और अगला जो प्रश्न है, पहले के 7वें के का अथवा वाला हिस्सा, इसमें दो के दोनों ही आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के सवाल से ही थे। तो नहीं, ये द्विघात समीकरण से। यहाँ पे दिया गया समीकरण 2x अपॉन x माइनस 3 और +1 अपॉन 2x + 3 इजकल टू, ये सब कुछ दिया गया है। और यहाँ पे x डज नॉट इक्वल टू 0 एंड -3 अपॉन 2, मूलों की प्रकृति तथा इसके हल भी ज्ञात कीजिए। तो ऐसा एक समीकरण दिया गया है, ये द्विघात समीकरण से सवाल है, और इस सवाल को हमें हल करना है, देखना है कि क्या हम कर सकते हैं इसमें। ओके, तो ये रहा प्रश्न। और हम इस प्रश्न में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हिस्सा दिया जाता है कि x बराबर नहीं है इसके, तो इन हिस्सों को हमें कुछ करना नहीं होता है, बस इनको लिख करके छोड़ देना होता है। अब इनकी बात हम नहीं करेंगे, हम बात करेंगे समीकरण की कि इसको हल कैसे किया जाए। अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो इन दोनों का एलसीएम जो निकाला जाएगा इसके बराबर होगा। तो हम एक काम कर सकते हैं, हम तीनों का साथ में एलसीएम निकाल सकते हैं, या फिर हम इसको उधर भेज करके कर सकते हैं। पर हमको यहाँ पे ये चीज़ें मिल रही हैं, और मैं आपको आसान तरीके से समझाना चाहूँगा कि इसको उधर भेज देते हैं और इनका एलसीएम ले लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम जब लेंगे, x
-3 मतलब मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और 2x +3 हो जाएगा। इसका इधर गुणा हो जाएगा तो 2x में जब इसका मल्टीप्लाई होगा 2x +3 में, इसका जब मल्टीप्लाई होगा 1 में तो x -3 में ऐसे होगा। और बराबर कर लेते हैं इसको, बराबर को उस बार भेजते हैं तो 0 के साथ ये माइनस में हो जाएगा। कुल मिला के माइनस में 3x + 9 अपॉन x - 3 और 2x +3 ऐसा कुछ मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमने ऐसे इसलिए किया ताकि आप इसको बड़े आराम से काट सकें। ये कट गया और इसमें कोई भी विशेष काम नहीं है, बस आपको ये समझ के रखना है कि ये कटना है और ये काट करके गायब करना है। अब यहाँ पे अंदर गुणा करा देना है। 2 2 = 4x² मिल जाएगा और 2 3 = 6x मिल जाएगा और हर 1 से गुणा करने पे 1 और यहाँ पे ये 3 ऐसे रहेगा और यहाँ पे माइनस जो बचा हुआ है माइनस को छोड़ करके, मतलब हम ऐसा करें इसको इधर से फिर से वापस ला दें तो ये प्लस में हो जाएगा और ये 3x + 9 हो जाएगा। हमने उसको उधर इसलिए भेजा था ताकि हम इसको आराम से काट सकें। वैसे इधर भी कर ही जाता है लेकिन अब ऐसा काटना थोड़ा सा आसान आपको समझ में आया। अभी यहाँ पे 4x² ऐसे ही रहने वाला है, कुछ नहीं करने वाला है। 6x में एक x जुड़ जाएगा 7x हो जाएगा और ये जुड़ जाएगा तो यहाँ पे 10x हो जाएगा। तो हमारे पास 10x मिल चुका है और 9 में से 3 घटाने पर हमारे पास 6 बच गया है और ये बराबर 0 हो रहा है और कुछ भी बचा नहीं है। सभी गिनतियाँ 2 से काट रही हैं तो काट लेते हैं। तो यहाँ पे 2x² मिल गया है, यहाँ पे 5x है और यहाँ पे 3 यही शेष फल बचा है। अब हम यहाँ पे किनारे किनारे गिनती का गुणा करेंगे। 3 2 3 6 हो जाएगा। गुणा करने पे 6 मिल जाए, जोड़ने और घटाने पे 5 मिल जाए, ऐसे हमको गिनतियाँ निकालनी है। तो 5 1 6 होता है, 5 1 9 गुणा करने पे 6 मिल रहे। तो यहीं पे 3 और 2 ले लेते हैं। 3 और 2 जोड़ने पर 5 हो जाएगा। तो 2x² प्लस यहाँ पे 3x प्लस 2x प्लस 3 = 0। 3 2 5 हो रहा है, 3 2 6 हो रहा है, काम हो जाएगा। यहाँ से x अकेले कॉमन होगा तो 2x + 3 बचेगा। यहाँ से कुछ नहीं कॉमन होगा तो 2x + 3 बचेगा और यहाँ पे 2x + 3 यहाँ पे हो जाएगा और x + 1 यहाँ पे मिल जाएगा। तो इतनी चीज़ें मिल चुकी हैं बराबर 0। और यहाँ पे जो मूल निकालने हैं तो 2x + 3 = 0 करके हो जाएगा 2x = 3 माइनस में x बराबर होगा -3/2। ये हो गई स्थिति। और x + 1 = 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक यहाँ पे मैंने की है। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो मूलों की प्रकृति आपको ज्ञात करनी होती है पहले। उससे इसको यहाँ से ये जो हिस्सा मैंने हल किया है इसको हल करने के बजाय, वैसे ये तो सही है, आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बट हमको यहाँ से ये समीकरण बना लेना है। समीकरण बनाने के बाद मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी चाहिए। तो हमारे साथ जो ये समीकरण मिल रहा है 2x² प्लस 5x प्लस 3 ये बराबर 0, ये जो हमारा समीकरण है ये परफेक्टली सही है, आंसर भी हमारा करेक्ट है। बट ये करना नहीं है, हमको मूलों की प्रकृति ज्ञात करने को कह रहा था। हमने पहले समीकरण बनाया सही से, समीकरण पहले से भी दिया था, उसको अच्छा साफ सुथरा बनाया और अब हमको इसमें से मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ पे d की वैल्यू निकालेंगे। d बराबर b² - 4ac होता है तो वो निकालेंगे। तो b कितना हो गया 5, स्क्वायर करेंगे -4 इंटू a यानी कि 2 इंटू c यानी कि 3 कर लिया। तो यहाँ पे 5 5 25 माइनस 4 2 8 8 3 24, घटाने पे क्या मिल गया 1। अब d की वैल्यू क्या है, बड़ी है 0 से और क्या है एक पूर्ण वर्ग है। क्या है, पूर्ण वर्ग है। बात देखेंगे एक किसका वर्ग होता है, एक का वर्ग होता है। अतः मूल जो मिल रहे हैं वो क्या होंगे, मूल क्या होंगे, पहले बात तो वास्तविक होंगे, वास्तविक, ठीक है। दूसरा जब पूर्ण वर्ग है तो परिमेय होंगे, कैसे होंगे, परिमेय होंगे। और तीसरा जो होगा वो क्या होगा, अलग अलग होंगे कि एक जैसे होंगे। तो यहाँ पे भिन्न या फिर असमान कह लेंगे, असमान, ये असमान कह देंगे तो ज़्यादा परफेक्ट बैठेगा। तो इस प्रकार से हमको इतनी सारी चीज़ें पता चल गई हैं कि मूलों की प्रकृति यही है। वास्तविक, परिमेय और असमान जो कहा जा रहा है यही इसकी प्रकृति है। अब अगर मूलों को ज्ञात करना है तो हमको यहाँ पे हमारे जो उत्तर मिले हैं वो परफेक्ट है। अब यहाँ पे सिरधार 4 लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये करने के बाद हमको सिरधार 4 लगाना ही ज़्यादा अच्छा पड़ता है। b ± √b² - 4ac/2a होता है।
और तो माइनस बी की वैल्यू कितनी थी, यहाँ प्लस 5 थी तो हमने रख दिया, प्लस माइनस अंडर रूट। अब इसको हल करने की ज़रूरत नहीं है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या मिल गया 1/2 इंटू ए यानी कि कौन है 2 है, तो हम यहाँ पे 2 रख देते हैं। तो यहाँ पे -5 रहेगा प्लस माइनस 1 रहेगा बटे 2 दूनिया 4 रहेगा। अब x बराबर एक बार हम प्लस लेंगे तो यहाँ पे -5 प्लस 1 बटे 4 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा -4 बटे 4, और कटने के बाद क्या हो जाएगा -1, जो कि आपको -1 मिला था तो इसके बराबर हो गया। और एक बार हम माइनस ले लेंगे तो x बराबर -5 माइनस 1 ले लिया बटे 4 ले लिया, तो यहाँ पे -6 बटे 4 हो जाएगा। काटने के बाद ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो -3 बटे 2 हो जाएगा। दूसरा आंसर हो जाएगा जो कि ये दिखाई देना है। तो आपको इसको ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, यहाँ पे मूलों की प्रकृति बताना ज़रूरी था, तो इस वजह से हमने ऐसा इसको किया है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा क्वेश्चन का आंसर भी। सो दोस्तों पहले क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन मिलते हैं, दोनों में से एक करना होता है। आप कोई भी सा भी एक कर सकते हैं, परफेक्टली कीजिएगा आपको 6 नंबर ही मिलेंगे, बट इन दोनों को आपको नहीं करना है, मतलब दोनों को ही नहीं करना है, एक इनमें से करना है। खा वाले सेक्शन में आ जाते हैं, 2 प्रश्न मिल जाते हैं, दोनों में से एक क्वेश्चन आपको करना होगा, यही आपका तरीका रहेगा करने का। और यहाँ पे हम आगे वाले इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है ये क्वेश्चन, और इनका सवाल का जवाब करने की कोशिश करते हैं। सो क्वेश्चन हमको पढ़ने के लिए मिल जाता है कि त्रिभुज ABC कीजिए जिसमें AB बराबर इतना है, B बराबर इतना है, C बराबर इतना है। तो इसके समरूप त्रिभुज की रचना भी करनी है जिसकी ABC की, जिसकी भुजा ABC की भुजा की 3/2 गुनी है। तो रचना के पद भी लिखना है। तो बात को चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो रचना संबंधी ये प्रश्न है और रचना के लिए हमने इन चीज़ों को लिख लिया है और मैं आपको रचना करते हुए दिखाऊंगा। मैं पटरी प्रकार का यहाँ पे उपयोग नहीं कर रहा हूँ, हालांकि आपको करना चाहिए। मैं यहाँ पे केवल पेन से डायरेक्टली बताऊंगा और रचना के पद आपको बताते चलूँगा आपको क्या क्या लिखना है। सबसे पहले बात है त्रिभुज ABC की रचना करनी है, तो आपको रचना के पद में लिखना है त्रिभुज ABC की रचना की जिसमें AB बराबर इतना, BC बराबर इतना, कोण B बराबर इतना, BC बराबर इतना। इसमें आपको अलग अलग ये नहीं करना है कि हमने पहले AB खींचा, इसके बाद 6.5 ये सेंटीमीटर खींचा, यहाँ पे A लिखा, यहाँ पे B, सॉरी यहाँ पे A' की रचना करनी है तो A यहाँ पे रखना है और B को हमको यहाँ पे रखना है, और B पे 60 अंश की रचना की तो यहाँ पे हमने 60 अंश बना लिया है। और ये BC बराबर क्या है 5.5, तो यहाँ से 5.5 कैसे काट लिया, 5.5 का हो गया, और ये C पार्ट मिलता है और इसको मिला दिया। तो ऐसा हमको इसमें एक एक स्टेप नहीं लिखना है कि हमने क्या क्या किया। हमको रचना के चरण में जो पहला चरण है उसमें ये लिखना है कि हमने त्रिभुज ABC की रचना की, जहाँ पे ये डिटेल्स है। अब यहाँ पे हमको इसके समरूप त्रिभुज की रचना करनी है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इस त्रिभुज की भुजा ABC की भुजा की 3/2 गुनी है। तो यहाँ पे यही समझने वाला काम होता है। हमेशा नए त्रिभुज की भुजा पुराने त्रिभुज की भुजा के ही अनुपात में दिया जाता है। अगर ये अनुपात 1 से बड़ा है, जैसे हम 2 से भाग देते हैं, 2 1 कम 2, 1.5 मिल जाएगा। अगर ये मान 1 से बड़ा है तो बड़ा त्रिभुज बनेगा, छोटा है तो छोटा त्रिभुज बनेगा। और यहाँ पे हम कहेंगे कि ये त्रिभुज बड़ा बनेगा। और किस प्रकार से बनेगा, हमको एक ऐसे लाइन आगे ड्रॉ करनी है और किसी भी एंगल पे यहाँ पे नीचे चले जाना है, यहाँ पे x तक जाना है। अब यहाँ पे कितने भाग हैं, 2/3 हो रहा है, तो हमें बड़े भाग को यहाँ पे लेना है। 3 जो दिखाई दे रहा है हमको यहाँ पे 3 लेना है। तो यहाँ पे सुई यहाँ पे रख के गोला प्रकार की 1 बार 2 बार और 3 बार यहाँ पे ऐसे काट लेना होता है। अब ये जो हमारा जो त्रिभुज पहले वाला है वो क्या है, छोटा है। तो छोटा मतलब 2, कितना छोटा, 2 तक का। तो हमको इस वाले जो यहाँ पे देखेंगे ये B1, यहाँ पे A1, इसको A2, ठीक है, A2 A1, यहाँ पे A3 मिलता है। इसको हमको B से इसे मिला लेना है, ठीक है, इसको ऐसे B से मिला लेना है। और इस कोण के बराबर यहाँ पे एक लाइन से ड्रॉ करनी है, इस कोण के बराबर, इस कोण को बराबर यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये जाके यहाँ पे B' पे मिलता है। और यहाँ पे एक कोण 60 अंश का था तो 60 अंश के बराबर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो आगे बढ़ जाती है, और ये लाइन इधर बढ़ी हुई है उस पर जाके मिलती है और ये C' पे प्राप्त होती है। और इस प्रकार ये जो नया वाला त्रिभुज है उसके समरूप बन जाता है। बस इसमें और कुछ नहीं करना होता है।
तो अब हमको आगे लिख लेना होता है कि हमने पहले बात तो लिखा त्रिभुज ABC की रचना की, जिसमें AB बराबर 6.5, कोण B बराबर 60 अंश, BC बराबर क्या हो गया 5.5 सेंटीमीटर है, ऐसा लिख लिया। दूसरे चरण में क्या कहा कि BAX एक न्यून कोण की रचना की और AX को पर 3 बराबर चिन्ह अंकित किए, 3 बराबर दूरी पर चिन्ह अंकित किए। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी सब बराबर है। अब यहाँ पे चूँकि हमारा ये वाला त्रिभुज छोटा बनने वाला है और नया वाला त्रिभुज बड़ा बनने वाला है, और हम तीसरे ऑर्डर में लिखेंगे कि A to B को मिलाया, A to B को मिलाया और A to B के समांतर A to B1 एक समांतर रेखा खींची, A to B के समांतर A3 पर रेखा खींची जो AB को आगे B डैश पर मिलती हैं। ऐसा जैसा हम बोल रहे हैं ऐसे ही लिखना पड़ेगा। B डैश पर मिलती हैं और B पर कोण ABC बराबर 60 अंश के बराबर कोण AB डैश C डैश की रचना की, जो AC को आगे B डैश पर मिलती है। मिलने के बाद यहाँ पे जो मिला है, अतः प्राप्त त्रिभुज AB डैश C डैश ही अभीष्ट त्रिभुज है, और ऐसा हम आखिर में लिख देंगे। तो यहाँ पे मैंने कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा क्रिएट किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे से मैंने नहीं लिखा है। वैसे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऐसे ही होने वाला है, त्रिभुज की रचना ऐसे ही की जाती है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन रहता है ये। आगे वाले पे चलेंगे अब हम। तो अगला जो प्रश्न है वो है 7वें का खा का अथवा हला हिस्सा। ये अब आखिरी प्रश्न होता है पूरे पेपर का, और यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है वो देखते हैं। कह रहे हैं 8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड AB खींचिए, A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त तथा B को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए तथा स्पर्शियों की माप कीजिए, नापिए, रचना के पद भी लिखिए। और अब इस प्रश्न की हम बात करेंगे तो भाई हम डायरेक्ट करते चलते हैं। 8 सेंटीमीटर लंबे रेखाखंड की बात करने थी तो हम खींच लिए। अब ये इसका नाम AB है तो हमने खींच लिया। अब A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का यानी मध्य बिंदु को लेकर के ऐसे ही एक रचना हो गई, ये मध्य बिंदु को लेकर, और 3 सेंटीमीटर B केंद्र B पर क्या है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त ऐसे खींचना है, खींच लिया। अब स्पर्शियों की रचना करनी है तो भाई यहाँ पे देखेंगे AB के मध्य बिंदु को केंद्र मानकर वृत्त की रचना करनी होती है। अब ये गोला प्रकार से करेंगे तो परफेक्टली बैठेगा। फिलहाल मैं रफली कर रहा हूँ और इसको डॉट डॉट करके करना होता है। अब इससे अगर इसको मिलाएंगे तो ये स्पर्श रेखा होगी और इसको मिलाएंगे तो ये स्पर्श रेखा होगी। बिंदु A से छोटे वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, बिंदु B से बड़े वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा कुछ इस प्रकार से होंगी। ये दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होंगी और इनको आप नाप लेंगे और आप आंसर दे देंगे। ठीक है, रचना के पद जो लिखने की बात आ रही है वो हम लिखते हैं कि सबसे पहले बात AB बराबर 8 सेंटीमीटर खींचा, बिंदु A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, बिंदु B को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। तो इतना हमने खींच लिया जैसे कि सवाल में कहा जा रहा था। अब इतना सारी चीज़ें हम एक या दो लाइन में लिख लेंगे। मतलब पहले पॉइंट में AB बराबर लिख लेंगे कि 8 खींचा, दूसरे पॉइंट में केंद्र A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा, बिंदु तीसरा बिंदु जो लिखेंगे बिंदु B को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा। ये तीसरा बिंदु हमने लिख लिया। तीसरा बिंदु मतलब तीसरा पॉइंट हमने लिख लिया। ठीक, चौथा पॉइंट हमको क्या लिखना है, AB को व्यास मानकर एक वृत्त की रचना की, जो बड़े वृत्त को हम कह सकते हैं कि P डैश P डबल डैश और Q डबल डैश पर प्रतिच्छेदित करती हैं, और P डैश P डबल डैश को मिलाया A Q डैश A डैश मतलब A Q डबल डैश को मिलाया। तो इनको जो मिला है तो ये जो प्राप्त होता है बिंदु B द्वारा छोटे वृत्त बड़े वृत्त पर डाली गई स्पर्शी की लंबाई है, स्पर्शी है, और बिंदु A से यहाँ पे
क्यू डैश ए क्यू डबल डैश जो मिलता है ये छोटे वृत्त पर खींचे गए स्पर्शी की लंबाई है। दोनों स्पर्शियों की लंबाई को आप पटरी से नाप लेंगे। पटरी से नापने के बाद आपको उत्तर मिल जाएगा। अब उत्तर क्या मिलेगा अंदाज़न अगर हम बताना चाहें तो यहाँ पे त्रिज्या 3 है, यहाँ पे ये 8 है, 8 अठाई 64 माइनस 3 53 64 में ठीक है 9 घटाने पे कितना मिल जाएगा, कितना मिलेगा 14 में से 9 गया 5 और यहाँ पे बचेगा 5 √55 मिल जाएगा जो कि डेसिमल में कुछ मिलेगा। नापने के बाद पता चलेगा। ऐसे ही इसका भी आप निकाल सकते हैं। खैर मैं इन बातों को ख़त्म करता हूँ। अपने रचना के चरण और वृत्तों को कैसे बनाना है वो भी देख लिया। मैंने ये रफ़ आइडिया बनाया है और जो अच्छे तरीके से बनाने वाला काम है वो मैंने और भी वीडियोस में बताया है। तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में इस नेक्स्ट नए सेट के साथ में जहाँ पे हम 822 MW को सॉल्व करेंगे।